शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बड़ा ऐलान किया है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बावजूद भी संसद के अंदर और बाहर हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराई जाए। और उधर सरकार ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि जब चाहे सरकार चर्चा करने को तैयार है। सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए। ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। The government is responding, PM is responding, and at this time when the government has come forward to send ministers to the place where they were not so without permission, right at LKM sitting and agitating, and the first condition was we need a debate in the house. The government readily agreed. Now to put more conditions, additional riders to it and disturb the house when the government is willing to have full-fledged discussion in the house. Come discuss. Actually, using NEET, using young minds, young students, the Congress party is doing what they are notorious for. आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके। हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें, भागे मत, चर्चा कीजिए। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आज दिन भर के अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद ये बड़ा ऐलान किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, बावजूद इसके हम देख रहे हैं लगातार चौथा दिन है विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, बताएं। देखिए, दरअसल चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के बाहर, संसद के भीतर, यहां तक कि धरना प्रदर्शन स्थल पर, सड़कों पर। और शायद इस बात का अंदाजा सरकार को था। यही वजह क्या सुबह ही संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट के जरिए ये ऐलान किया कि नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने
कठोर शब्दों में लिखा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। और उनके इस ऐलान के तुरंत बाद जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है, इसके तहत 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तरफ कदम भी बढ़ा दिया गया, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और मध्य प्रदेश शामिल है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करना शुरू भी कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बावजूद भी संसद के बाहर या संसद के भीतर हंगामा थमने का आसार नहीं रहा। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद विपक्षी दलों के नेताओं की, इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और फिर वहां पर रणनीति तैयार हुई। जैसे ही संसदीय कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर पहुंच गया कि बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा और सदन फिर आखिरकार पूरे दिन भर के लिए स्थगित होता हुआ दिखा। संसद के बाहर भी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से काफी ज्यादा प्रदर्शन होते रहे और यहाँ पे विपक्ष ने अब जो मांगे रखी हैं उनका कहना है कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा तभी करेंगे जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद सेक्शन 267 के तहत हम स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करेंगे, जिस पर आगे चलकर वोटिंग भी होती है। सरकार इन सारे शर्तों के साथ चर्चा कराने के मूड में नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि जब आप चाहें हम चर्चा कराने को तैयार हैं, जिस समय चाहे चर्चा कराने को तैयार है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मुझे लगता है कि जब तक सड़कों पर प्रदर्शन थोड़ा सा नरम नहीं पड़ता, विपक्ष भी अपने रवैये में नरमी लाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आखिरकार उनको भी अपनी राजनीतिक एक मौके दिख रहे हैं। के लिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, नीट पेपर लीक के विरोध में लगातार 34वें दिन भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए न्योता भेजा है, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करने की जिद पर अड़े हुए हैं। आलोक प्रियदर्शी अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जंतर मंतर से। तो आलोक, 34वां दिन लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले ये प्रदर्शनकारी चाह रहे थे कि सरकार इनसे बातचीत करे और अब जब सरकार तैयार है, इनको भेजा गया है बातचीत का, बावजूद इसके ये अब तक हंगामा लगातार बरपा रहे हैं, क्या वजह? बिल्कुल, देखिए, ये जो 34वां दिन है कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 4 बार कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए न्योता भेजा, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। दरअसल उनकी डिमांड यही है कॉकरोच जनता पार्टी की कि जो भी सरकार बातचीत करने के लिए आए वो जंतर मंतर पर आए, लेकिन सरकार चाहती है कि वो किसी और जगह पर बातचीत हो, सरकार के बुलावे पर कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए। अब इस वजह से दोनों पक्षों में एक तरह से कहें गतिरोध जारी है और बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो आए यहाँ बातचीत करने के लिए, लगातार वो तैयार हैं, किसी भी वक्त किसी भी समय वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो उनकी 4 मांगे उन्होंने कल शाम को रखी थी, उस पर पहले सरकार अमल कर ले, जिसमें से जो एजुकेशन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पुलिस की तरफ से जो दमनकारी कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, जितने छात्र हैं उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको हटाया जाए। ये तमाम जो मांगे हैं वो पहले सरकार फुलफिल करे और साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदे जंतर मंतर पर आए। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि एक बातचीत एक सही जगह पर हो, लिहाजा अब इस बात को लेकर लगातार गतिरोध चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सरकार की तरफ से न्योता भेजा गया है, लेकिन अब प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे और उनसे बातचीत करें। चलिए बढ़ते आगे और आपको बताएं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के चलते लगातार दूसरे दिन भी सेंट्रल दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद है। सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो के कुल 17 मेट्रो स्टेशन पर ताले लटके हुए हैं। संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने स्थिति का जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। लगातार दूसरे दिन सेंट्रल दिल्ली के आसपास के ज्यादातर मेट्रो स्टेशन पर ताले लटके हुए हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों की वजह से कुल 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। हालांकि मेट्रो चल रही है, लेकिन इन तमाम जितने भी जंतर मंतर के आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, कुल 17 मेट्रो स्टेशन उनको बंद कर दिया गया है। इसके पीछे हवाला दिया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते इनको बंद किया गया है। मैं बता दूं कि जो मेट्रो स्टेशन है जिसमें रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन है, उन तमाम स्टेशन में जो यूज करने वाले पैसेंजर हैं वो इन स्टेशन का यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इधर देखें तो झंडे वाला, इधर इंद्रप्रस्थ,
पीछे जोरबाग और इधर पीछे राजीव चौक तक सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जितने आसपास के इलाके में मेट्रो स्टेशन है वहां से न तो एंट्री हो रही है न एग्जिट हो रहा है। हालांकि जो राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस जो 3 मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर इंटरचेंज फैसिलिटी है, जो अंदर ही यात्री चाहें तो अपनी ट्रेन बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम स्टेशन पे कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं है। इसके पीछे जो रीजन ये है कि जंतर मंतर के आसपास के तमाम मेट्रो स्टेशन है, लिहाजा प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें रोकने के मकसद से ये मेट्रो स्टेशन को लगातार बंद किया है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप यहाँ पर घूम रहे हैं, भाई साहब आप भी यहाँ पर घूम रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बंद है। आप देख सकते हैं कि इन इलाके में खास तौर से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हजारों कर्मचारी यहाँ पर अपनी ड्यूटी करने आते हैं। शाम को 5 बजे मेट्रो से निकलते हैं। प्राइवेट दफ्तर भी है यहाँ पर, उनके तमाम कर्मचारी यहाँ पर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल उनके लिए बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और लगातार दूसरे दिन मेट्रो के स्टेशन को बंद कर दिया गया है। कैमरामैन नरेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। साथ ही मॉनसून सत्र के चौथे दिन संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में उतर आए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए सांसद पीएम आवास के बाहर 21 जुलाई को हुए राहुल गांधी के धरने का विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने आज एक बार फिर से संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी बड़ी खास चर्चा कर रहे हैं, आखिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत क्यों नहीं हो पा रही। जारी है घमासान, सरकार का आया प्लान। जरूर देखिए आवाज अड्डा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेतों पर आज बाजार में दबाव दिखाई दिया। बाजार में दिन भर बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें तो यहां पर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। मार्केट का पूरा अपडेट बता रही हैं रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में क्रूड का डर देखने को मिला और आज लगातार चौथे दिन भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी की लेवल्स की बात करें तो यहां पर करीब 130 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज की गिरावट को लीड किया और 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी आज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली और इन्होंने भी आज बाजार का साथ नहीं दिया। अगर आज के सेक्टोरल पिक्चर की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स लगातार दूसरे दिन यहां पर उछाल देखने को मिला है और यहां से बाजार में प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया। निफ्टी ऑटो को छोड़कर बाकी सारे इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिली, यानी कल के मुकाबले आज पिक्चर ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। अगर बात करें टॉप लूजर्स की तो यहां पर रियलिटी और PSU बैंक, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, एनर्जी, IT, FMCG, मेटल, फार्मा, ये सारे इंडेक्स थे जहां पर भारी गिरावट देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहां पर अदानी एंटरप्राइजेस यहां पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, यहां पर कल नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले स्टॉक में प्रेशर दिखने को मिला। इसके अलावा नेस्ले इंडिया नंबर्स आने के बाद यहां पर लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली और अदानी पोर्ट्स में भी गिरावट देखने को मिली। आज के चुनिंदा कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहां पर बजाज ऑटो लगातार दूसरे दिन रिजल्ट के बाद तेजी, SBI लाइफ नतीजों से पहले फोकस में है, M&M और TCS इनमें भी आज तेजी देखने को मिली। लेकिन एक और स्पेस है जहां पर आज फोकस रहा है, वो है केमिकल स्पेस। जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है और ये सारे ही यहाँ पर जो स्टॉक है उनमें गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें रफ्तार पकड़ रही हैं। क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया और वहीं अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तेल की कीमतों में आगे तेजी आएगी या फिर गिरावट लौटेगी। आगे क्रूड की चाल कैसी रहेगी, बता रही हैं मनीषा गुप्ता।
कच्चे तेल के भाव 7 हफ्ते के हाईस पर कारोबार कर रहे हैं। 14% का इजाफा एक हफ्ते में और 30% की तेज़ी पिछले एक महीने में देखने को मिली है। और अगर जुलाई लोज से देखा जाए तो 40% की तेज़ी यहां पर हम कच्चे तेल में दर्ज कर चुके हैं। काफ़ी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि भावों में और बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर वॉर वाली एस्केलेशन या स्थिति जिस तरह की है वो इससे और ख़राब होती है तो सिटी और बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि 100 और $120 प्रति बैरल के लेवल्स वो ये साल खत्म होने से पहले देखते हैं अगर ये एस्केलेशन वाली स्थिति बनी रहती है तो। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 120 के ऊपर भी भाव जा सकते हैं अगर मल्टी वीक ब्लॉकेड्स चलते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई डैमेजेस देखने को मिलते हैं। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 140 और 160 तक भी प्राइसेस जा सकते हैं अगर हम यहाँ पर टोटल कोलैप्स आता हुआ देखें। ट्रांजिट का कोई शिप्स यहाँ से गुजर नहीं पाती है, एस्केलेशन उस लेवल तक यहाँ पर पहुँच जाता है। एक्चुअली अगर हम पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर देखें तो एस्केलेशन ज़्यादा हुआ है। यूएस ईरान के ऊपर पिछले 12 दिनों से लगातार हमला कर रहा है। साथ ही साथ जो हूती रेबल्स हैं उन्होंने भी कहा है कि 2 सऊदी अरेबिया के टैंकर्स पे उन्होंने हमले किए हैं रेड सी में, यानी कि सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं रेड सी में भी अब यहाँ पर चिंताएं हैं। और यूएस का कहना है कि हर बार जब किसी वेसल पे कोई हमला होगा तो वो ईरान के ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करेंगे। तो एज ऑफ नाउ काफ़ी ज़्यादा जिस तरह की स्थिति है उससे यही लगता है कि भावों में कुछ और बढ़त यहाँ पर बरकरार रह सकती है अंटिल द टाइम कोई पीस कॉन्वर्सेशन या कोई एक बैकफुट यहाँ पर लेता है। बारिश की देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से आफत आई है तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि गांव के गांव टापू बने नजर आ रहे हैं। वहीं शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं। कई जगहों पर पानी इतना भरा है कि गाड़ियों की जल समाधि बन गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश से तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर में रियासी से लेकर अखनूर, नौशेरा, उधमपुर तक नदियां उफान पर हैं। वहीं बात करें गुजरात की तो यहाँ वलसाड और नवसारी में बाढ़ जैसे हालात हैं जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही असम में बाढ़ और बारिश से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि 100 से ज़्यादा लोग असम में लापता है बारिश की वजह से। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी से लेकर अखनूर, नौशेरा और उधमपुर तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रियासी में उफनती अंस नदी के तेज बहाव में नदी किनारे बना एक मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढहकर बह गया। भारी बारिश के बीच नदी का जलस्तर बढ़ने से एक सड़क भी सैलाब में बह गई जबकि अन्य सड़कें 2 हिस्सों में टूट गई। इसके चलते 14 गांव का आपसी संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अखनूर की बात करें तो यहाँ चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट और मंदिर पानी में डूब गए। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। उधर रियासी में सलाल डैम के ओवरफ्लो होने के बाद सभी गेट खोल दिए गए हैं और पानी छोड़ा गया है। इससे चिनाब नदी के जो जलस्तर है वो खतरे के निशान तक पहुंच गया है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। असम में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेहाल है। पिछले 3 दिनों में बाढ़ से 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से ज़्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हालात इतने गंभीर है कि भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। कई इलाकों में मकान पानी में डूब गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और कई लोग छतों और पेड़ों पर शरण लेने पर मजबूर हो गए। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने असम के कई जिलों के हालात बद से बदतर कर दिए। असम के जोरहाट के आसपास के जिले भी बाढ़ से बेहाल है। वहाँ भी जहाँ तक नज़र गई सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सड़कों का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया हो। जोरहाट की बात करें तो यहाँ शिवसागर जिले में भी बाढ़ का पानी लोगों के मकानों तक पहुँच गया। लोगों के मकान डूब गए। मकान के सामने खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से पानी की चपेट में आ गई। एक जगह पर कुछ लोग कमर तक भरे पानी से गुजरते हुए भी दिखाई दिए। असम में बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक वीडियो में एक व्यक्ति छोटे बच्चे को गोद में लेकर तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बाढ़ के पानी में कई गाय भैंस भी फंसी मिली जिन्हें बाद में रेस्क्यू करके सुरक्षित बचा लिया गया। बात करें गुजरात की तो यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में भी बारिश के बाद स्थिति काफी बेहाल दिखाई दी। इसका जायजा लिया है केतन जोशी ने, आइए आपको दिखाते हैं। गुजरात पर आज बारिश
आफत बनकर बरस रही है। इस वक्त मैं अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में हूं और आप देखिए कि ये मुख्य इलाका है, फिर भी लोगों की दिक्कत देखिए। ये रिक्शा है, उनके सारे पहिए है वो डूब गए हैं। मोटरसाइकिल और स्कूटर तो ज्यादातर बंद हो चुके हैं और दूर दूर तक आपको कुछ कुछ कार है वो डूबी हुई नजर आएगी। ऐसा ही हाल पूरे अहमदाबाद का है। कुछ जगह पर तो कार है वो पानी के अंदर धंस गई है और सिर्फ अहमदाबाद का ये हाल नहीं है। अगर दक्षिण गुजरात की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 36 इंच जितनी बारिश नवसारी के आसपास हो चुकी है। इसके अलावा सौराष्ट्र इलाके की बात करें तो कम से कम 2 इंच और ज्यादा से ज्यादा 36 इंच तक की बारिश हुई है और अगले 3 दिन तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। एहतियात के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एनडीआरएफ की टीम को भेजा है और केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। लेकिन आने वाला जो समय रहेगा यानी कि 72 घंटे और गुजरात के अंदर बारिश होने का मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया है। कई सारी स्कूल में छुट्टियां भी कर दी है और लोगों को सरकार ने अपील की है कि अगर जरूरत न हो तो बारिश के मौसम में बाहर न निकले। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।